नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बिहार की विधानसभा चुनाव के साथ देश भर की 65 सीटों पर होंगे उपचुनाव। जल्द हो सकता है तारीखों का ऐलान। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी का पीएम मोदी पर तंज, रोजगार, आमदनी, अर्थव्यवस्था गायब, सवाल पूछो तो सरकार का जवाब भी गायब। इसी के साथ तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार युवा कांग्रेस ने फूका चुनावी बिगुल। 5 सितंबर को रोजगार दो डिजिटल रैली का करेगी आयोजन। जी हां दोस्तों, बिहार में कांग्रेस पार्टी सक्रिय हो चली है। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 भाजपा और जेडीयू के लिए झटका देने वाले होंगे, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में हमें बताइए कि बिहार में किसकी सरकार बनेगी। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। बिहार विधानसभा के साथ 65 सीटों पर होंगे उपचुनाव। जल्द हो सकता है तारीखों का ऐलान। जी हां दोस्तों, चुनाव आयोग ने शुक्रवार को साफ कर दिया कि बिहार में विधानसभा चुनाव 29 नवंबर से पहले संपन्न हो जाएंगे। हालांकि अभी बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है। बिहार विधानसभा के चुनाव के साथ साथ 65 सीटों पर उपचुनाव भी होंगे। दरअसल देश की 1 लोकसभा और 64 विधानसभा सीटें रिक्त हैं। इन पर उपचुनाव को लेकर आज चुनाव आयोग की अहम बैठक हुई। निर्वाचन आयोग की शुक्रवार को हुई बैठक में ये तय किया गया कि विधानसभा चुनाव के साथ साथ ही खाली सीटों पर उपचुनाव भी करा दिए जाएं। आयोग के मुताबिक बिहार में नए विधान का गठन 29 नवंबर से पहले हो जाना है, लिहाजा उसी के मुताबिक विधानसभा चुनाव पूरे होने हैं। ऐसे में रिक्त हुई सीटों पर उपचुनाव भी बिहार विधानसभा के साथ ही होंगे। आयोग के सूत्रों के मुताबिक 15 सितंबर के आसपास बिहार विधानसभा चुनाव के कार्यक्रमों का ऐलान हो सकता है। 3 चरणों में हो सकती है वोटिंग। बिहार में मतदान 3 चरणों में हो सकते हैं, क्योंकि कुछ इलाके बाढ़ प्रभावित हैं, लिहाजा उन इलाकों में सबसे आखिर में मतदान करने की योजना पर काम चल रहा है। 15 नवंबर से पहले विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर लेने की योजना है। उम्मीद है कि दशहरा और दिवाली के बीच के 20 दिनों के दौरान मतदान और मतगणना हो जाए, ताकि दिवाली से पहले सारा काम निपट जाए और चुनावी प्रक्रिया में लगे कर्मचारी और अधिकारी दिवाली मना सकें। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल का पीएम मोदी पर तंज, रोजगार, आमदनी, अर्थव्यवस्था गायब, सवाल पूछो तो जवाब गायब। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि देश में 12 करोड़ रोजगार गायब हैं, 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था गायब है, आम जनता की आमदनी गायब हो गई है। लेकिन सरकार से सवाल पूछा तो उधर से कोई जवाब नहीं मिलता है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, 12 करोड़ रोजगार गायब, 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था गायब, आम नागरिक की आमदनी गायब, देश की खुशहाली और सुरक्षा गायब, सवाल पूछो तो जवाब गायब, विकास गायब है। असल में राहुल गांधी लगातार अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर मोदी सरकार को विफल बताकर सवाल खड़े कर रहे हैं। गुरुवार को उन्होंने कहा था कि नोटबंदी हिंदुस्तान के गरीब किसान मजदूर पर हमला था। 8 नवंबर की रात 8 बजे प्रधानमंत्री मोदी ने 500,000 के नोट बंद कर दिए। इसके बाद पूरा देश बैंक के सामने जाकर खड़ा हो गया। राहुल गांधी ने पूछा कि क्या इससे कालाधन मिटा, क्या लोगों को इससे फायदा हुआ? दोनों का जवाब नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि नोटबंदी से सिर्फ अमीरों को फायदा मिला, आपका पैसा घरों से निकालकर उसका प्रयोग अमीर लोगों का कर्ज माफ कर दिया गया। उन्होंने कहा कि देश की असंगठित क्षेत्र कैश पर काम करता है। नोटबंदी से कैशलेस इंडिया चाहते थे, अगर ऐसा होगा तो ये क्षेत्र ही खत्म हो जाएगा। इसलिए इसकी वजह से किसान, मजदूर, छोटे कारोबारियों को इससे नुकसान हुआ। कांग्रेस नेता का कहना था कि छोटे कारोबारी बिना कैश के नहीं जी सकते हैं। हमें नोटबंदी के इस हमले को पहचानना होगा और देश को इसके खिलाफ लड़ना होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार युवा कांग्रेस ने फूंका चुनावी बिगुल। 5 सितंबर को रोजगार दो डिजिटल रैली का करेगी आयोजन। जी हां दोस्तों, 5 सितंबर को बिहार युवा कांग्रेस के द्वारा रोजगार दो डिजिटल रैली सह बेरोजगारी रजिस्ट्रेशन अभियान की शुरुआत की जाएगी। प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष गुंजन पटेल ने बताया कि इस डिजिटल रैली में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल, प्रदेश सह प्रभारी वीरेंद्र सिंह राठौर, अजय कपूर, युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी कृष्ण अलावरू, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा सहित अन्य वरिष्ठ नेता इस रैली को संबोधित करेंगे। गुंजन पटेल ने आगे बताया कि बिहार युवा कांग्रेस बेरोजगारी रजिस्ट्रेशन अभियान की भी शुरुआत करेगी, जिसके तहत हम प्रदेश के सभी शिक्षित एवं अशिक्षित बेरोजगार युवाओं तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। इस रैली का प्रसारण विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा। साथ ही साथ सभी जिलों में लगभग 500 की संख्या में एलईडी टीवी स्क्रीन भी लगाई जाएगी, जिससे कि हम अधिक से अधिक लोगों को रोजगार दो अभियान से जोड़ सकें। उन्होंने यह भी कहा कि रोजगार दो डिजिटल रैली कोई चुनावी रैली नहीं, बल्कि बिहारी युवाओं का नीतीश और मोदी सरकार के खिलाफ ऐलान जंग है। रोजगार दो अभियान के निर्णायक चरण की शुरुआत होगी और बिहारी युवा मिलकर इस युवा विरोधी सरकार को परास्त करेगी।
रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सिंधिया के गढ़ में 12 को ताकत दिखाएंगे कमलनाथ, रैली के जरिए भाजपा को देंगे जवाब। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ 12 सितंबर को ग्वालियर जा रहे हैं। अपनी सरकार गिरने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में कमलनाथ पहली बार ताकत दिखाएंगे। वह आम जनमानस के ऊपर थोपे गए उपचुनाव को लेकर भाजपा पर हमला बोलने के साथ ही बुनियादी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हौसला भी बढ़ाएंगे। कमलनाथ के इस दौरे को कई मायने में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कांग्रेस का दावा है कि ग्वालियर क्षेत्र में कराए गए सर्वे में यह बात सामने आई कि सिंधिया के भाजपा में जाने के बाद जो समर्पित कार्यकर्ता तटस्थ थे वे अब पार्टी के प्रति अपना समर्पण दिखाने लगे हैं। इसीलिए कांग्रेस को अब अपने मूल्य कार्यकर्ताओं से उम्मीद की किरण नजर आने लगी है। ग्वालियर चंबल की 16 सीटों में 6 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। इस वर्ग को साधने के लिए भी कांग्रेस ने कोशिश की है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता दुर्गेश शर्मा का कहना है कि कमलनाथ जनता के बीच अपनी बात रखने जा रहे हैं। जनमानस के साथ भाजपा ने जो धोखा किया है उसे सभी जानते हैं। वह जनता को इसका हिसाब लेने के लिए प्रेरित करेंगे और कार्यकर्ताओं के संग बैठक भी करेंगे। करते हैं अगली खबर की तरफ। विपक्ष तैयार, कांग्रेस बना रही है रणनीति, मोदी सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की तैयारी। जी हां दोस्तों, संसद के मानसून सत्र में कांग्रेस विपक्ष के साथ मिलकर साझा रणनीति के तहत हमलावर होगी। उसकी कोशिश होगी कि पहले दिन ही हंगामा कर मोदी सरकार को घेरा जाए। दरअसल सरकार जिस तरह असहमति के स्वर को दबाने और संघीय ढांचे पर हमला कर रही है उसे लेकर गैर एनडीए सरकारों से तालमेल बैठाकर सदन के अंदर और बाहर हमला किया जाएगा। उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार 11-12 सितंबर को कांग्रेस विपक्ष के नेताओं की बैठक बुलाकर अपनी साझा रणनीति को अमल में लाने की प्रक्रिया तैयार करने के साथ साथ उन मुद्दों को चिन्हित करेगी जो सदन में उठाए जाने हैं। कांग्रेस ने जिन मुद्दों को रेखांकित किया है उनमें सरकार द्वारा लाए गए 4 अध्यादेश हैं जिनके खिलाफ कांग्रेस सदन में हंगामा खड़ा करने की योजना बना चुकी है। लोकसभा में पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने बताया कि पार्टी द्वारा गठित 10 सदस्यों समिति की अभी पहली बैठक हुई है। 14 सितंबर से पहले रणनीति बनाने के लिए अभी 4-5 बैठकें और होनी है। इसी बीच सपा, द्रमुक, टीएमसी, एनसीपी, वाम दलों सहित अन्य दलों से चर्चा होगी। कुछ दलों के साथ बातचीत जारी है। शेष से बातचीत सत्र शुरू होने से पहले पूरी हो जाएगी। विपक्ष जिन मुद्दों पर सरकार को घेरने और हमलावर होने की कोशिश करेगा उनमें गिरती अर्थव्यवस्था, कोरोना, बेरोजगारी, चीनी घुसपैठ, जीएसटी सहित दूसरे मुद्दे शामिल होंगे। आनंद शर्मा के अनुसार सदन में अपनाई जाने वाली रणनीति सदन शुरू होने पर सदन की बैठक से पूर्व निर्धारित होगी, लेकिन मुद्दे साफ हैं जिनको लेकर पार्टी का रुख आक्रामक रहने वाला है। करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव, जीतन राम मांझी की घर वापसी से एनडीए में खलबली, 7 सीटों पर दावेदारी से उलझन में बीजेपी। जी हां दोस्तों, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी महागठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए में वापस शामिल हो गए हैं, जिसके बाद बिहार की राजनीति और गर्म हो गई है। मांझी के एनडीए में आने से पहले ही बीजेपी और एलजेपी के रिश्तों में कड़वाहट आ गई है। अब दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक हम के दावे वाली सीटों से भाजपा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पहले ही राजद से जेडीयू में शामिल हुए विधायकों की सीटों पर प्रदेश भाजपा अपनी आपत्ति दर्ज करा चुकी है। अब हम के साथ भी पेच फंसता दिख रहा है। वैसे तो मांझी बिना शर्त एनडीए में शामिल हुए हैं, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक हम के नेता 7 से 8 सीटों पर अपनी मजबूत दावेदारी मान रहे हैं। हम सेक्युलर के नेताओं की माने तो उनकी संभावित 7 सीटें और जेडीयू में राजद से आए 7 विधायकों की सीटें यानी कुल 14 सीटों में से कम 10 पर भाजपा और लोजपा से अनबन की नौबत आ सकती है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। मांझी की एनडीए में शामिल होने से चिराग परेशान, बुलाई संसदीय बोर्ड की बैठक। जी हां दोस्तों, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी के एनडीए में शामिल होने से बिहार का सियासी हलचल तेज हो गया। एनडीए बिहार में एलजेपी के रामविलास पासवान उनके बेटे चिराग पासवान को साथ रखकर दलित समुदाय को साधने का प्रयास करता रहा है। वहीं मांझी के आने से अब समीकरण बदलने लगे हैं। सूत्रों के अनुसार नीतीश कुमार की यह कवायद चिराग पासवान को नागवार गुजरी है। साथ ही एलजेपी सीटों में बंटवारे में हो रही देरी से परेशान है। पार्टी चाहती है जल्द से जल्द सीटों के बंटवारे हो जाएं। एनडीए में जीतन राम मांझी की एंट्री और सीट बंटवारे में एनडीए की देरी पर चिराग पासवान ने बिहार प्रदेश की संसदीय बोर्ड की दिल्ली में बैठक बुलाई है। दिल्ली में होने वाली बैठक 7 सितंबर को होगी। एलजेपी विधानसभा चुनाव की तैयारी और गठबंधन पर चर्चा करेगी। इस बैठक में संसदीय बोर्ड की तरफ से पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान को कोई भी फैसला लेने के लिए मनोनीत किया जा सकता है। दरअसल गठबंधन में एक साथ होते हुए भी एलजेपी और जेडीयू के बीच खींचतान अब खुलकर बाहर आ गई है। चिराग पासवान ने कई बार अलग अलग मुद्दों को लेकर सीएम नीतीश कुमार के काम करने के तरीके पर सवाल उठाए हैं। वहीं नीतीश कुमार की मांझी को अपने साथ लाने पर चिराग की कार्ड के तौर पर देखा जा रहा है।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी ने फिर बोला बिहार सरकार पर हमला, कहा नीतीश कुमार ने 2 पीढ़ियों को बेरोजगार कर दिया। जी हां दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने शुक्रवार को ट्वीट कर एक बार फिर से राज्य की नीतीश सरकार पर हमला बोला है। तेजस्वी अपने ट्वीट में लिखा है कि बिहार सीएम नीतीश कुमार जी से आप उनके कर कमलों द्वारा बिहार को सौंपी गई रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी और पलायन पर सवाल करेंगे तो वे गुस्से से लाल हो जाएंगे, क्योंकि युवाओं की 2 पीढ़ियां बर्बाद करने के बाद जवाब देने के लिए कुछ है ही नहीं। गुरुवार को भी तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी के मसले पर सरकार को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार ने बिहार को बेरोजगारी का सबसे बड़ा केंद्र बना दिया है, साथ ही अब इस मसले पर बात करने से भी डरती है। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से आरोप लगाया है कि सरकार राज्य के युवकों को भ्रमित कर रही है, नौकरियां छीन ली गई, पुराने उद्योग धंधे बंद हो गए, एक भी नया कारखाना नहीं खुला। ऐसे में रोजगार का अवसर कहां से पैदा होगा? ऊपर से सरकार से इस मसले पर बात करने की कोशिश करने पर सत्ता में बैठे लोग खुल नहीं जाएं, लिहाजा वह इस मसले की चर्चा नहीं करते। करते हैं अगली खबर की तरफ। 7 सितंबर को आमने सामने होगी कांग्रेस और जेडीयू, पार्टी की तैयारियां पूरी। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी ताकत झोंकने का फैसला लिया है। पार्टी चुनावी शंखनाद 7 सितंबर से करने जा रही है। इसके लिए पार्टी ने तैयारी पूरी कर ली है। बिहार क्रांति महासम्मेलन से पार्टी चुनावी बिगुल फूंकेगी। पहले ये सम्मेलन 1 सितंबर से होना था, लेकिन पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन के बाद बिहार क्रांति महासम्मेलन की तारीख 7 सितंबर कर दी गई। वहीं जेडीयू की वर्चुअल रैली भी 7 सितंबर को ही आयोजित होगी। दोनों ही पार्टियों के बीच वर्चुअल टक्कर होगी। 7 सितंबर से जहां एक और जेडीयू का निश्चय संवाद होगा, तो वहीं कांग्रेस का भी महासम्मेलन शुरू हो जाएगा। इस पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जेडीयू सिर्फ एक वर्चुअल रैली कर रही है, लेकिन कांग्रेस 7 सितंबर से लगातार 38 जिलों में वर्चुअल रैली करेगी। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता इस रैली के माध्यम से जुड़ेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जनता बिहार में बदलाव चाहती है, जनता एनडीए से रस्त हो गई है। 38 जिलों में वर्चुअल रैली के बाद राहुल गांधी की रैली होगी, जिसमें 3 लाख लोग जुड़ेंगे। वहीं जीतन राम मांझी एनडीए पर मदन मोहन झा ने कहा है कि उनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मांझी गए तो वामदल आए हैं। उन्होंने कहा कि जीतन राम मांझी एनडीए में भी स्थिर नहीं रह पाएंगे। 15 से 20 सितंबर तक सीट बंटवारे पर निर्णय हो जाएगा। ये भी फैसला हो जाएगा कि महागठबंधन के कौन से दल कितनी सीटें दी गई हैं। करते हैं अगली खबर की तरफ। शक्ति सिंह गोहिल आज आएंगे पटना, कांग्रेस के चुनावी मिशन को देंगे रफ्तार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल आज फिर पटना आ रहे हैं। वह शाम 4 बजे की फ्लाइट से गोहिल पटना पहुंचेंगे, जहां से वह सदाकत आश्रम पहुंचेंगे। इस बीच गोहिल बिहार कांग्रेस नेताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं। बिहार में चुनाव के पहले कांग्रेस पार्टी अपनी मजबूती एवं दमखम दिखाने के लिए उत्तर बिहार से विधानसभा वार बिहार क्रांति महासम्मेलन की शुरुआत हो रही है। वहीं शक्ति सिंह गोहिल बिहार आने से पहले दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के एक हाई लेवल मीटिंग में भी शामिल होंगे। उसके बाद बिहार दौरा की शुरुआत होगी। कांग्रेस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गोहिल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी नेताओं को चुनाव को लेकर जो रणनीति बनाएंगे, उससे दिल्ली में उससे रूबरू कराएंगे। साथ ही महागठबंधन के अंदर कांग्रेस की सीटों पर दावेदारी को लेकर सहयोगी दलों के साथ सामंजस्य बैठाने की भी रणनीति शामिल होगी। गोहिल पटना पहुंचे ही पार्टी के उन नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं जो विधानसभा चुनाव के पहले नाखुश हैं। उनकी नाराजगी दूर कर नई सीटों पर टिकट के उम्मीदवारों के चयन के साथ उनके क्षेत्र में काम की भी आकलन किया जाएगा और कोशिश होगी कि महागठबंधन से ज्यादा सीट पर कांग्रेस की दावेदारी मजबूत बने। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हार्दिक पटेल ने बीजेपी को दिया बड़ा झटका, राजकोट के 40 नेता और कार्यकर्ताओं ने ज्वाइन की कांग्रेस। जी हां दोस्तों, गुजरात कांग्रेस की कमान संभालने के कुछ दिन बाद ही हार्दिक पटेल ने बीजेपी को चौंका दिया। उन्होंने राजकोट में एक कार्यक्रम आयोजित करके बीजेपी के 40 सदस्यों के त्यागपत्र दिलाकर कांग्रेस में शामिल कर लिया। इससे पहले बीजेपी को कांग्रेस से 2017 में मात खानी पड़ी थी, जब बीजेपी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल को राज्यसभा जाने से रोकने के लिए कोशिश कर रही थी, लेकिन उस समय कांग्रेस ने एड़ी चोट का जोर लगाकर अहमद पटेल को राज्यसभा भिजवा दिया था। कांग्रेस का दावा कुछ और लोग छोड़ सकते हैं बीजेपी। कांग्रेस नेता अशोक डांगर ने कहा कि बीजेपी के कुछ और सदस्य जिसमें 4-5 पार्षद शामिल हैं, वो सभी कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। दूसरी ओर राजकोट मार्केटिंग यार्ड ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अतुल कमानी और सामाजिक कार्यकर्ता चंद्रनी लिमसिया का भी जल्द ही कांग्रेस में शामिल होने का दावा किया जा रहा है। हार्दिक पटेल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, राजकोट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में कई वर्षों से बीजेपी का शासन है, लेकिन जनता की सामान्य समस्याओं का भी निस्तारण नहीं हो रहा। लोगों को टूटी सड़कें, जल भराव, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हार्दिक ने आरोप लगाया कि बीजेपी के चीफ सीआर पाटिल ने पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए सौराष्ट्र में रैली की, जिससे कई लोग बिना वजह कोविड-19 से संक्रमित हो गए।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गुजरात में भाजपा को झटका, कांग्रेस ने जीती 11 में से 8 सीटें। अमूल डेयरी डायरेक्टर बोर्ड चुनाव में दबदबा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस को गुजरात में बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। यहां पार्टी ने कायरा डिस्ट्रिक्ट को ऑपरेटिव मिल्क प्रोडक्शन यूनियन लिमिटेड का प्रतिनिधि करने वाले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चुनाव में 11 में 8 सीटें जीत ली हैं। यहां 5 साल बाद निदेशक मंडल के चुनाव के लिए बीते शनिवार को चुनाव हुए थे। अमूल डेयरी सोसाइटी विभाग परिसर में सोमवार को हुई मतगणना में मतार से भाजपा विधायक केसर सिंह सोलंकी संजय पटेल से हार गए। पटेल ने साल 2017 में सोलंकी के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ा था। इसके अलावा आनंद से कांग्रेस विधायक कांति सोडा परमार ने 41 वोटों से जीत हासिल की, जबकि बोरसद से कांग्रेस विधायक राजेंद्र सिन्हा परमार बोरसद अंचल सीट से जीत गए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्र पर फिर राहुल गांधी का वार, देश के युवाओं की समस्याओं का समाधान करे मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बेरोजगारी की स्थिति और कर्मचारी चयन आयोग तथा कुछ अन्य परीक्षाओं के परिणाम में कथित विलंब को लेकर शुक्रवार को मोदी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि सरकार को युवाओं के रोजगार से जुड़ी इन समस्याओं का समाधान करना चाहिए। उन्होंने ट्वीट किया, मोदी सरकार रोजगार, बहाली, परीक्षा के परिणाम दो, देश के युवाओं की समस्या का समाधान दो। इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर कहा, 2017 एसएससी सीजीएल की भर्तियों में अभी तक नियुक्ति नहीं हुई, 2018 सीजीएल परीक्षा का परिणाम तक नहीं आया, 2019 सीजीएल की परीक्षा ही नहीं हुई, 2020 एसएससी सीजीएल की भर्तियां निकाली ही नहीं। प्रियंका गांधी ने दावा किया, भर्ती निकले तो परीक्षा नहीं, परीक्षा हो तो परिणाम नहीं, परिणाम आ जाए तो नियुक्ति नहीं। निजी क्षेत्र में छटनी और सरकारी में भर्तियों पर ताला लगाने से युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है, लेकिन सरकार सच पर पर्दा डालने के लिए विज्ञापनों और भाषणों में झूठ परोस रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी सरकार ने एक्ट ऑफ फ्रॉड से अर्थव्यवस्था बर्बाद कर दी, अब एक्ट ऑफ गॉड कहकर बच रहे। जी हां दोस्तों, जीडीपी विकास दर में करीब 24% की गिरावट, सीमा पर चीन के साथ गतिरोध, कोरोना संकट, प्रवासी श्रमिकों की समस्याएं, बेरोजगारी, नई शिक्षा नीति और कुछ अन्य मुद्दों को लेकर कांग्रेस मोदी सरकार को लगातार घेर रही है। शुक्रवार सुबह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने देश की अर्थव्यवस्था को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस ने अपने ट्विटर अकाउंट से रणदीप सुरजेवाला का एक वीडियो शेयर भी किया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी सुरजेवाला ने कहा है कि जीडीपी का नया मतलब अब हो गया है जी गिरती, डी डूबती, पी पिछड़ती अर्थव्यवस्था। कांग्रेस नेता द्वारा ट्वीट किया गया यह वीडियो 1 मिनट 41 सेकंड का है। कांग्रेस के द्वारा ट्वीट किए गए वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा है, 6 साल से एक्ट ऑफ फ्रॉड से अर्थव्यवस्था को डुबोने वाली मोदी सरकार अब इसका जिम्मा एक्ट ऑफ गॉड यानी भगवान पर मरकर अपना पीछा छुड़वाना चाहती है। साफ ही तो है, जो भगवान को भी धोखा दे रहे हैं वो इंसान और अर्थव्यवस्था को कहां बख्शेंगे। इससे पहले भारत चीन के सीमा विवाद को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने एक वीडियो जारी किया था। इस वीडियो में सुरजेवाला ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत चीन सीमा की स्थिति के बारे में देश को अवगत कराएं। उन्होंने कहा था कि आए दिन भारत की संप्रभुता पर हमला हो रहा है, आए दिन हमारी सरजमी पर कब्जे का दुस्साहस हो रहा है और आए दिन देश की धरती पर चीनी घुसपैठ हो रही है। सरकार कहां है? उन्होंने कहा कि भारतीय सेना निडर होकर देश की सीमाओं की रक्षा कर रही है, लेकिन रक्षा मंत्री कहां हैं? प्रधानमंत्री लाल आंख कब दिखाएंगे? चीन को करारा जवाब कब दिया जाएगा? रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर हमला, कहा ये डबल इंजन नहीं डबल दुर्गति वाली सरकार है। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी की योगी सरकार पर हमला किया है। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के क्षेत्र गोरखपुर को गुनहपुर बताते हुए कहा कि प्रदेश के सभी मंडल अपराधों के आंकड़ों में एक दूसरे को पछाड़ने में लगे हैं। इससे पहले अखिलेश यादव ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को लेकर कहा था कि उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग को उनकी सरकार ने जितना सुदृढ़ किया था, बीजेपी सरकार ने उतना ही उसे अपंग बनाया है। ये डबल इंजन नहीं डबल दुर्गति वाली सरकार है। अखिलेश यादव ने शुक्रवार को ट्वीट किया, भाजपा राज में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों के कारण प्रदेश की छवि बहुत धूमिल हुई है। चाहे गुनहपुर मंडल हो या अन्य मंडल, सब में अपराधों के आंकड़ों में एक दूसरे को पछाड़ने की होड़ लगी है। अखिलेश यादव ने आगे लिखा, ये डबल इंजन नहीं डबल दुर्गति वाली सरकार है। इससे पहले अखिलेश ने कोरोना वायरस के संक्रमितों के इलाज में लापरवाही को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा था। अखिलेश का कहना था कि बीजेपी सरकार ने राज्य के स्वास्थ्य विभाग को अपंग बना दिया है। मायावती ने कहा, मुसलमानों को जबरन गलत मामलों में फंसाया जा रहा है। उधर बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी भाजपा सरकार पर निशाना साधा। हालांकि इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी को भी आड़े हाथों लिया। मायावती ने ट्वीट किया, सपा सरकार में जैसे ब्राह्मणों व दलितों का चुन चुनकर उत्पीड़न किया गया था, तो अब वैसे ही वर्तमान भाजपा सरकार में भी उनके साथ साथ मुसलमानों का भी काफी उत्पीड़न किया जा रहा है। इनको
जबरन गलत मामलों में फंसाया जा रहा है, जो अति दुखद। अपने अगले ट्वीट में मायावती ने लिखा, साथ ही जिस प्रकार से सपा सरकार में दलितों के मसीहा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व इनके महान संतों व गुरुओं की मूर्ति तोड़ी गई तथा उनके नाम पर रखे गए जिलों व संस्थानों आदि के नाम भी काफी बदल दिए गए, ठीक उसी प्रकार से अब वर्तमान भाजपा सरकार भी चल रही है। अब तो उनके मसीहा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भी मूर्ति तोड़ी जा रही है, जिसकी पहले वाराणसी की व अब जौनपुर की घटना अति निंदनीय है। सरकार इस मामले में उचित कदम उठाए, बीएसपी की यही मांग। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।